हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनाइट वर्ल्ड क्लासेस। आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला है साइंस का, और वो चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसका नाम है सेल। बायोलॉजी सेल जो है वो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। सो टू अंडरस्टैंड द सेल फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द बायोलॉजी। ठीक है, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, फिर हम लोग ठीक से समझ सकेंगे कि सेल क्या होता है। सो लुक ऑन द बुक। बायो, ये जो वर्ड है बायो, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और ये जो वर्ड है लॉजी, ये डिराइव हुआ है द वर्ड लॉगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी। यानी कि अगर मैं सोचूं, अगर मैं इन दोनों को मिलाने का कोशिश करूं, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि स्टडी ऑफ लाइफ मतलब जीवन के अध्ययन को, जीवन की पढ़ाई को हम लोग कहेंगे बायोलॉजी। तो मतलब ये कि अगर मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मैं एक्चुअली पढ़ाई किसकी कर रहा हूँ? जीवन की, लाइफ की। दैट इज द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। अब हम लोगों ने लाइफ को जाना तो हमारे मन में सवाल आता है कि आखिरकार ये लाइफ बना कैसे, तो फिर सेल की पढ़ाई की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तो उससे पहले बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर ऑफ सेल, यू कैन नोट डाउन, आप इसे नोट कर सकते हैं। सेल हमारे मन में किसी भी चीज का जब हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देना शुरू करते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो उसी तरीके से हम लोग सेल का जब डेफिनेशन देखते हैं तो हमें सेल का डेफिनेशन ये नजर आता है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर हिंदी में इसे सोचें या हिंदी में इसे कहने की कोशिश करें तो ये पता चलता है कि सेल इज द माफ कीजिएगा, कोशिका जो है वो जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। डिफिनेशन में हमें यही दिख रहा है। पहले हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे, फिर इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वी शुड नोट डाउन। हमसे जब कोई पूछता है सेल की डिफिनेशन तो हम तो यही लिखते हैं, और सारे बुक में भी यही मेंशन होता है। तो आखिरकार क्या बात है भाई, ऐसा डिफिनेशन क्यों बनाया गया? इसे हम सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंडामेंटल यूनिट है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिफिनेशन क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, क्या समझ कर ये सेल की डिफिनेशन बनाई साइंटिस्टों ने, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी। लिखा हुआ है सबसे पहला वर्ड, सेल इज स्ट्रक्चर। हाउ इट इज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। आखिरकार ये स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर सेल होंगे तभी जाकर बनेगा टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू होंगे तभी जाके बनेगा ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन होंगे तभी बनेगा ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम मिलेगा तब जाके बनेगा एक ऑर्गेनिज्म।
मैंने आपको छोटे में समझाने की इसलिए कोशिश की है क्योंकि एक छोटा सा सेल जब बहुत सारा जमा होता है तो बनाता है टिश्यू, और जब बहुत सारा टिश्यू जमा होता है तो बनाता है ऑर्गन, अब बहुत सारा जब ऑर्गन जमा होता है तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम मिले तो बन जाता है ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेल न होता तो क्या ये ऑर्गेनिज्म होता? ये ऑर्गेनिज्म जिसके पास लाइफ है, क्या ये बिना सेल के पॉसिबल हो पाता? नो। ये सेल तब, ये ऑर्गेनिज्म तभी बन पाया जब इसको सेल एक साथ हुआ। क्यों? जब ये एक साथ सेल हुआ तब जाके टिश्यू बना, और बहुत सारा जब टिश्यू एक हुआ तब जाके ऑर्गन बना। अब इमेजिन कर सकते हैं जस्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ हाउस, जिस तरीके से ईंट जो होता है वो मकान के बनने में जरूरत होती है। अगर एक ईंट ना हो, ईंट लेयर पे लेयर चढ़ते देखते हैं हम, और कुछ दिन बाद देखते हैं कि एक बड़ा सा मकान बन गया। तो अगर वो ईंट ना होता तो क्या वो मकान बन पाता? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से अगर ये सेल ना होता तो क्या ये ऑर्गेनिज्म बन पाता? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए जिस तरह अगर हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ ब्रिक इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हाउस, सच है द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। होप सो आप समझ गए होंगे। इफ यू वांट टू नो देन यू कैन नोट डाउन बाय पुशिंग द वीडियो। अब हमने तो सेल देख लिया, मैंने आपको सेल के बारे में कुछ बता भी दिया, लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा भी वक्त था जब सेल का कोई नामो निशान जानता नहीं था, कोई नहीं जानता था इस सेल के बारे में। हम पूरे के पूरे आध्यात्मिक विद्या में विश्वास करते थे। फॉर एग्जाम्पल, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो गया, ऐसा ही चलता था सब कुछ। लेकिन एक जमाना आया और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, और वो जमाना था 1665 का, जो रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया बायोलॉजी के एरिया में। जी बिल्कुल, हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल। आखिरकार जो आज हम सेल की डिफिनेशन दे रहे हैं, जो हम सेल के बारे में बता रहे हैं, इसको किसने बताया, कैसे डिफाइन हुआ, किसने इतना सारा कुछ इलस्ट्रेट किया, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री ऑफ सेल। सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ सेल का मतलब यह है कि आखिरकार इतिहास में, आखिरकार पहले किस तरीके से सेल डिस्कवर हुआ, किस तरीके से सेल के डिस्कवरी में डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से सेल के समझने में डेवलपमेंट हुआ, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ सेल। क्योंकि आज हम आप बहुत साइंस डेवलप है, हम आप कह सकते हैं, लेकिन एक जमाना था कि साइंस डेवलप नहीं था। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ सेल। उसमें सबसे पहला नाम पूरे हिस्ट्री में आता है, जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। ये 1665 का जमाना था जब लाइफ के बारे में सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक डिफिनेशन ही दी जाती थी। लेकिन रॉबर्ट हुक आया और उसने अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से, उस समय माइक्रोस्कोप उतना ज़्यादा डेवलप था नहीं, तो अपने ही बनाए माइक्रोस्कोप से, जो कि प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क जब हम लोग देखते हैं जनरली, जब पेड़ कटता है तो एक छाल जैसी निकलती है पेड़ से बाहर, उसी छाल को हम लोग कहते हैं कॉर्क। तो जब वो कॉर्क ऑफ अ ट्री में देख रहा था अपने माइक्रोस्कोप से, तो उसे कुछ ऐसा नजर आया। ऐसा नजर आया, किसको नजर आया? रॉबर्ट हुक को नजर आया। अब रॉबर्ट हुक ने कहा कि ये जो दिख रहा है वो छोटा रूम है, स्मॉल रूम। उसे समझ में आया कि एक छोटा रूम है, और लैटिन भाषा में रूम, छोटे रूम को कहते हैं सेला।
तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ के छाल में या पेड़ के छाल में कह सकते हैं आप बार्क ऑफ अ ट्री, तो उसमें उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से उसमें देखा, उसे कुछ ऐसा छोटे छोटे रूम जैसा नजर आया, स्मॉल कंपार्टमेंट जैसा नजर आया, और उसने उसका नाम दिया सेला, या आज हम लोग इसको कह सकते हैं सेल, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। और ये जो अपना उसने काम किया 1665 में, उसने एक बुक में पब्लिश करवाया, जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है, बहुत जगह कॉम्पिटिटिव, अगर 10th लेवल का एग्जाम अगर आपको देना चाहते हैं, जो आगे बढ़िया इंस्टीट्यूट वगैरह में अगर जाना हो तो कुछ अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसमें ये पूछा गया कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की, जिसमें उसे छोटा छोटा रूम दिखा, जिसमें उसे सेला और सेल नाम दिया, वो उसने किस बुक में पब्लिश करवाया, तो उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। यू कैन नोट डाउन, इट्स अ स्पेशल पॉइंट, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने ऐसा किया, उस समय तक सेल के बारे में कोई नहीं जानता था, सो इसलिए फादर ऑफ सेल कहा गया रॉबर्ट हुक को, क्योंकि रॉबर्ट हुक अगर ना होते तो अभी हम लोग जो सेल के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उन्होंने आइडिया नहीं दिया होता तो शायद हम इससे वंचित हो जाते हैं, इसके बारे में नहीं जान पाते। सो एक बात और आप लोग ध्यान दीजिए, स्टडी ऑफ सेल, इसको कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। और जब बात करते हैं हम फादर ऑफ साइकोलॉजी की, तो इसमें बिल्कुल नाम आएगा रॉबर्ट हुक का। देखिए, जब हम अभी हम क्या कर रहे हैं, सेल की पढ़ाई, तो ये हम क्या कर रहे हैं, साइटोलॉजी, यानी कि जब कोई सेल की पढ़ाई करता है तो वो खुद क्या कहलाता है, साइटोलॉजिस्ट, यानी हम और आप फिलहाल यहाँ पे क्या है, साइटोलॉजिस्ट। फिर भी जानने की कोशिश करेंगे कि रॉबर्ट हुक 1665 में उसने कुछ छोटे से रूम जैसा देखा, पेड़ के छाल यानी कि बार्क ऑफ अ ट्री में, तो उसे नाम दिया, उन्होंने क्या नाम दिया, सेला, जिसे बाद में आज लोग सेल कहते हैं। और स्टडी ऑफ सेल, इसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी, और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा गया फादर ऑफ साइटोलॉजी। फर्दर हम हिस्ट्री और देखेंगे, यू कैन आल्सो नोट डाउन। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था सेल, इट वाज नॉट अ लिविंग सेल, ये एक लिविंग सेल नहीं था, ये एक डेड सेल था। तो आखिरकार लिविंग सेल किसने स्टार्ट देखा, किससे पता चला कि ये लिविंग सेल नहीं, ये डेड सेल था? तो उन महाशय का नाम था एबी ल्यूवेन हुक ने सबसे पहले लिविंग सेल ऑब्जर्व किया। फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आप जवाब देंगे रॉबर्ट हुक। लेकिन आपसे अगर कोई पूछता है कि हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, then you will not answer the Robert Hooke, because living cell देखा था सबसे पहले A.B. Leeuwenhoek, जिसका पूरा नाम एंटोन वॉन लीवेनहुक है। ये किसने देखा था? ये इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने देखा था लिविंग सेल, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि फिर तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था डेड सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फिर एक नया चीज डिस्कवर किया। उन साइंटिस्ट का नाम है, इस टाइम पे दिस इज नॉट द रॉबर्ट, इट इज आल्सो द रॉबर्ट, बट इट इज नॉट द हुक, इट इज द ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने बहुत ही कमाल का चीज डिस्कवर किया, इसको आज हम लोग कहते हैं
न्यूक्लियस। 1931 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ईयर यहाँ पर साल जो है डिस्कवरी का बहुत मायने नहीं रखेगा, इसलिए मायने सिर्फ डिस्कवरी रखेगा रॉबर्ट हुक के केस में ईयर 1665। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने जब 1931 में डिस्कवर किया, दैट इज नॉट अ बिग मैटर। यहाँ समझने की बात है कि रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस, और हम समझते चलेंगे। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जेरी पर्किंसन। इन्होंने क्या बताया या इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। जेरी पर्किंसन ने कोई चीज डिस्कवर नहीं किया, लेकिन जिस टाइम पे सेल डिस्कवर हो रहा था, जिस टाइम पे सेल में नए नए चीज डिस्कवर हो रहे थे, उन्होंने एक नया टर्म प्रपोज किया जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है ये फर्दर लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये जान ले कि जो जेई पर्किंसन हैं उन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे स्कूल के एग्जाम में, हमारे बोर्ड के एग्जाम में, और अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो 10th लेवल पे तो उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब एक बार हम लोग फिर से हिस्ट्री ऑफ सेल देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेल में सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट हुआ सेल का कहां से? 1665 से। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था डेड सेल इन अ बार्क ऑफ कॉर्क ऑफ बार्क ऑफ अ ट्री, पेड़ की छाल में से। लेकिन उन्होंने कैसा सेल डिस्कवर किया था? डेड सेल। तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? ए बी लीवेनहुक, एंटोन वॉन लीवेनहुक। अगर आपसे कोई पूछे कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो रॉबर्ट हुक कहना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, देन यू हैव टू से द एंटोन वॉन लीवेनहुक। फिर बात करें कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? 1931 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कोड वर्ड बना सकते हैं, भूरा लाल रॉबर्ट ब्राउन, BROWN ब्राउन, भूरा लाल ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ऐसे आप अपना जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। और बात करें अगर जेरी पर्किंसन के, तो इन्होंने एक टर्म दिया, इन्होंने कोई चीज डिस्कवर नहीं किया, टर्म दिया जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसमें क्या होता है, हम लोग सब समझेंगे आगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हम नेक्स्ट चीज स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सेल थ्योरी। भैया सेल तो डिस्कवर्ड हो गए, सेल के बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं है। सेल डिस्कवर्ड हो गए, सेल के बाद सेल का कोई कंपोनेंट डिस्कवर्ड हो गया। फॉर एग्जांपल प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी किसी ने कुछ कह ही दिया, न्यूक्लियस भी डिस्कवर्ड हो गई, लिविंग सेल भी डिस्कवर्ड हो गया। लेकिन अभी तक सेल के बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं था, किसी ने एक परफेक्ट नहीं बताया था कि सेल आखिर है क्या, सेल से क्या फायदे वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एम स्केलेटन, मैथ्यू स्केलेटन और टी स्वान, थियोडोर स्वान। एक थे जर्मन बोटेनिस्ट और एक थे इंग्लिश साइंटिस्ट। इन दोनों ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन प्रपोज किया सेल थ्योरी। देखिए आखिरकार इनके अकॉर्डिंग सेल थ्योरी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने दिया है सेल थ्योरी, उनका नाम है स्केलेटन एंड टी स्वान। आप लोग मैथ्यू स्केलेटन को एम स्केलेटन लिखें और टी स्वान लिखें। इट इज डज नॉट मैटर कि आपको कोई मार्क्स का मिलेगा, 100% फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें। एम स्केलेटन और टी स्वान गिव द सेल थ्योरी। ठीक है भैया, सेल थ्योरी तो इन्होंने दे दी। अब ये तो बताओ आखिरकार इनकी थ्योरी थी क्या। अब इनकी थ्योरी ये थी, जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास बिल्कुल समझना मुश्किल होता है, थ्योरी को समझने की कोशिश करें। इन्होंने कहा all the organism
are made up of cell and cell products. इन्होंने क्या कहा मैथ्स कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म आज हम लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल टू बैक्टीरिया टू ह्यूमन टू द एलिफेंट और टू एलिफेंट टू जिराफ, चाहे आप कितने भी ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं जिनके पास लाइफ हो, जिनके पास मेटाबॉलिक वर्क हो, जिनके पास पता चले कि इसके पास लाइफ है, तो वो बना किससे होगा? सेल से बना होगा और सेल प्रोडक्ट से बना होगा। बिल्कुल सही। और इसने सबने इसको एक्सेप्ट भी किया। देखिए जब भी कोई थ्योरी दी जाती है तो एक साइंटिस्ट की मंडली बैठती है, पूरी साइंटिस्ट होते हैं और आप जो साइंटिस्ट जो थ्योरी दे रहे होते हैं वो सामने खड़े होते हैं और उस थ्योरी को देते हैं, लेकिन उस साइंटिस्ट की मंडली में एक दिमाग लगाने वाला साइंटिस्ट, एक अलग सोच का साइंटिस्ट भी बैठा हुआ था जिसका नाम था रुडोल्फ विर्कोव। रुडोल्फ विर्कोव ने क्या कहा कि मैथ्स कैलेंडर और टी स्वान साहब आपने कहा ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, हम इस बात को पूरा मानते हैं, हम इस बात को सच जानते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप हमको सिर्फ इतना बता दो कि ये जो सेल प्रोडक्ट आ रहा है ये कहां से? मतलब ये हुआ कि रुडोल्फ विर्कोव ने कहा ठीक है भैया आपका हम मानते हैं, आपने कहा बिल्कुल सही कहा, मतलब ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, ठीक है भाई आप सही बोल रहे, लेकिन आप ये तो बता दो कि ये सेल प्रोडक्ट आ कहां से रहा है? कोई भी प्रोडक्ट होता है वो आता कहां से है? तो उन्होंने कहा भैया तुम ही बता दो, हमें तो कुछ नहीं मालूम। तो अब कंसेप्ट नया आता है रुडोल्फ विर्कोव का। लेट अस सी आखिरकार रुडोल्फ विर्कोव ने क्या कहा। देखिए रुडोल्फ विर्कोव ने कहा रुडोल्फ विर्कोव ने कहा कि जो आपने कहा बिल्कुल हम सही जान रहे हैं, सही मान रहे हैं, ठीक है। रुडोल्फ विर्कोव ने कहा कि देखिए अकॉर्डिंग टू दैट कि आपने कहा कि सेल एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड सेल प्रोडक्ट, लेकिन रुडोल्फ विर्कोव ने कहा every cell arises from pre-existing cell। बिल्कुल उन्होंने कहा कि आपने कहा बिल्कुल सही है ऑल द ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड सेल प्रोडक्ट, लेकिन सेल प्रोडक्ट तभी आएगा जब पहले से एक सेल मौजूद होगा, यानी कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से सेल मौजूद होगा उसी से नया प्रोडक्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी कुछ नहीं है अचानक से सेल का प्रोडक्ट आ गया, बिल्कुल नहीं। पहले जो सेल प्रेजेंट होंगे उन्हीं से फिर क्या होगा, एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल पहले से जो सेल मौजूद होगा उसी से नया सेल आएगा। तो अगर हम सेल थ्योरी को मिला दें तो पहले किसने कहा टी स्वान और मैथ्स कैलेंडर ने क्या कहा कि एवरी सेल इज कंपोज्ड ऑफ द एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड सेल प्रोडक्ट, और फिर उसमें डिफाइन किसने किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किसने किया सेल थ्योरी को, इन्होंने किया एवरी सेल इज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि अगर आपसे कोई सेल थ्योरी पूछे, अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है कि व्हाट इज द सेल थ्योरी, तो आप सिर्फ इतना नहीं लिखोगे कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड सेल प्रोडक्ट, आप उसमें प्लस ये भी करोगे कि एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि दिया गया था रुडोल्फ विर्कोव के द्वारा। इसीलिए रुडोल्फ विर्कोव के बारे में ये भी कहा जाता है रुडोल्फ विर्कोव gave final shape to cell theory। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि आखिरकार कोई अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि फाइनल स्टेप ऑफ द सेल थ्योरी, यानी कि आखिरी
स्ट्रेंथ थ्योरी को फाइनल स्टेप किसने दिया, आखिरी आकार किसने दिया, तो आंसर जाता है रुडोल्फ विर्को। सो इट इज आल्सो कॉल्ड द रुडोल्फ विर्को गिव द फाइनल स्टेप टू द सेल थ्योरी। सो आज हम लोगों ने सेल चैप्टर में समझा कि सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि सेल क्या होता है, फिर हिस्ट्री ऑफ सेल देखा, फिर हम लोगों ने देखा सेल थ्योरी जिसमें मॉडिफिकेशन लास्ट में किसने लाया, रुडोल्फ विर्को ने। इसलिए रुडोल्फ विर्को के बारे में कहते हैं कि ये द फाइनल स्टेप ऑफ द सेल थ्योरी। होप सो कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। बिल्कुल हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे और आगे भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे। आपको कोई भी चैप्टर से डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो मेंटोर शहजाद जो मेरा पेज है उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो लेक्चर अपलोड हो वो तुरंत आपके पास पहुंचे। इसमें आप लोग जो भी डाउट हो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का अपलोड करेंगे। आप धीरे धीरे सारा वीडियो अपलोड होगा। यू कैन वेट एंड इफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें जल्दी से जल्दी।